अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विभाजन के परिणामों के 3 आयाम, यानी द 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ द आउटकम्स ऑफ सोशल डिविजन्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से 3 आयाम हैं जो सामाजिक विभाजन के परिणाम को बताते हैं। तो पहला आयाम यह है दोस्तों कि लोग अपनी पहचान को किस तरह से समझते हैं। तो अगर जो जैसे कि हम इसमें उदाहरण के लिए हम ये लेते हैं कि बाद में जब डच और फ्रेंच के बीच में समझौता हो गया था बेल्जियम में, तो वह लोग जो थे वो अपने आप को केवल डच भाषी या फ्रेंच भाषी नहीं समझते थे। वह अंत में अपने आप को यह समझते थे कि वह सब बेल्जियम देश के जो हैं वहाँ के रहने वाले हैं, मतलब बेल्जियंस हैं। जैसे कि हम जो हैं, हम किसी भी धर्म के हों, हम अंत में तो यही समझते हैं कि हम सब भारतीय हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है। जब तक उत्तरी आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथोलिक के तौर पर देखते रहे, तब तक उनका शांत हो पाना संभव नहीं था। जब तक हम ये सिर्फ लोग खुद को ही यह समझते रहेंगे कि हम सिर्फ एक ही समुदाय का हिस्सा हैं, तब तक हम समझौता जो है यहाँ पर नहीं कर सकते हैं कोई भी। फिर दूसरा आयाम है कि किसी समुदाय की मांगों को राजनीतिक दल किस प्रकार से उठा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे श्रीलंका का उदाहरण लेकर आए, मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे ये जो मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। हमने पहले अध्याय में ये सब पढ़ा है। तो श्रीलंका का अगर हम उदाहरण लेकर आते हैं यहाँ पर, तो वहाँ के जो राजनीतिक वहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सिन्हली जब भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित करने के लिए रखा गया उसका प्रस्ताव आगे, तो उन्होंने ये स्वीकार किया और जो तमिल लोग थे उनको अलग कर दिया गया, उनको दरकिनार कर दिया गया। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे एक और उदाहरण है, यूगोस्लाविया में विभिन्न समुदाय के नेताओं ने अपने जातीय समूह की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमा के अंदर पूरा करना असंभव था। क्योंकि ये असंभव था, इसलिए जो यूगोस्लाविया था वह 6 हिस्सों में बट गया, 6 अलग अलग देशों में बट गया। तीसरा आयाम है दोस्तों कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया रखती है। अब जो सरकार है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करती है, क्योंकि अगर सरकार ने समझदारी से काम नहीं लिया तो देश जो है उसकी एकता में खलन पड़ सकता है और टकराव जो है वो काफी बड़ा स्वरूप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए बेल्जियम में शासन ने सत्ता में समझदारी करने और उचित मांगों को पूरा करने का प्रयास ईमानदारी से करने की इच्छा की। तो जैसे बेल्जियम ने सरकार ने काफी समझदारी दिखाई थी और डच और फ्रेंच लोगों के बीच में समझौता करवा दिया था। अंत में जो है वहाँ पर कोई भी मतभेद, जो टकराव थे उनके बीच में, उससे देश की एकता को असर नहीं पड़ा। और वहीं दूसरी ओर श्रीलंका में शासन ने राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी ऐसी मांग को दबाने की कोशिश की जिसके उल्टे और नुकसानदेह परिणाम ही निकले। तो इसलिए अंत में जो श्रीलंका की सरकार थी उसने समझदारी से काम नहीं लिया, इसलिए वहां पर अंत में गृह युद्ध हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो अध्याय था वो खत्म हो चुका है, उसका एक्सप्लेनेशन। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। तो पहला प्रश्न ये दोस्तों कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक कौन से हैं। हमने अभी अभी उन 3 कारकों के बारे में पढ़ा है दोस्तों। तो वह 3 कारक क्या हैं? पहला कारक ये है कि लोग अपनी पहचान को किस प्रकार लेते हैं। दूसरा जो कारक है वह ये है दोस्तों कि जो लोगों की मांगे हैं उन्हें राजनीतिक दल किस प्रकार उठाते हैं। और तीसरा है कि सरकार जो है वह कैसे उन पर प्रतिक्रिया करती है। ये हमारे 3 कारक हो गए दोस्तों। इसके बारे में और आप उदाहरण की मदद से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर दूसरा प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ पे हमने पढ़ा था ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग, मतलब सामंजस्य और टकराव के बारे में, तो वहां पर यहाँ पर उसका ही आंसर आ जाएगा। मैं एक बार थोड़ा और बता देती हूँ शॉर्ट में। तो जब सामाजिक अंतर
अन्य दूसरे अंतरों व विभिन्नताओं से भी विशाल हो जाती हैं। तब वे विभाजन का रूप ले लेते हैं, विभाजन का रूप ले लेती हैं। हम यहाँ पर अमेरिका और भी जो श्वेत अश्वेत के बीच में भेदभाव होता था उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में श्वेत अश्वेत के बीच भेदभाव, ये हमारा उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आइए दोहराते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने इस पाठ्य में क्या पढ़ा है। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन, हमने सबसे पहले नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में पढ़ा था। हमने जो इस अध्याय की शुरुआत करी थी मेक्सिको ओलंपिक्स के एक गेम से, जहाँ पे हमने टॉमी स्मिथ, जॉन कार्लोस के बारे में पढ़ा था और कैसे उन्होंने श्वेत शक्ति को दर्शाया था ब्लैक ग्लव्स पहन के और अपनी जो मुट्ठी है उसको इस प्रकार बंद करके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये नागरिक अधिकार आंदोलन क्या था। फिर हमने पढ़ा कि वहाँ पर नागरिक अधिकार आंदोलन तो हुआ ही था, उसके बाद वहाँ पर श्वेत शक्ति के लिए भी एक आंदोलन हुआ था और कैसे श्वेत शक्ति आंदोलन जो हुआ वहाँ पे उसमें नस्लवाद जो है उसको लेकर यह आंदोलन आगे तक चला। वहाँ पर जो नागरिक अधिकार आंदोलन था वह पूरी तरह से अहिंसक था, वहीं पर जो श्वेत शक्ति को लेकर था वो थोड़ा सा हिंसा में विश्वास रखता था कि हिंसा का सहारा लिया जा सकता है अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए। हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। अब देखिए दोस्तों, अगर समाज है तो यहाँ पर सामाजिक विविधता होना तो जाहिर सी बात है, पर ये जो सामाजिक विविधता है ये जन्म के आधार पर भी होती है और खुद पसंद के आधार पर भी होती है। तो जन्म के आधार पर क्या है कि हम कौन से समाज में पैदा हो रहे हैं ये हमारे हाथ पर नहीं है, पर पसंद के आधार पर ये है कि अगर हमें नास्तिक बनना है तो ये हमारे हाथ में है, अगर हमें किसी धर्म का पालन करना है तो वो भी हमारे हाथ में है। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े होते हैं। ये हमने पढ़ा था क्रॉस कटिंग एंड ओवरलैपिंग, यानी कि सामंजस्य और टकराव के बारे में। फिर उसके बाद हमने जाना कि होमोजेनस सोसाइटी यानी समरूप समाज क्या होता है। तो एक ऐसा समाज जहाँ पर अलग समान प्रकार के ही लोग रहते हैं और अलग अलग विभिन्न समुदायों के विभिन्न समाज के लोग नहीं रहते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रवासी कौन लोग हैं, वह लोग जो किसी दूसरे देश से आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज या फिर किसी अन्य आर्थिक अवसरों के लिए। राजनीति में सामाजिक विभाजन के परिणाम, फिर हमने इन परिणामों के बारे में पढ़ा, जो हमने अलग अलग परिणाम पढ़े कि वो कैसे मतदान को प्रभावित करता है। फिर हमने देखा कि कई देशों में ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ एक ही समुदाय पर ध्यान देती हैं। तो इस अध्याय के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया हो। धन्यवाद।